इस मैत्री बोध संस्था का बहुत आभारी हूँ कि मुझे अचानक याद किया गया। पहले मैंने नाम नहीं सुना था, न दादाश्री का नाम सुना था, न मैत्री बोध संस्था का, लेकिन ये नाम ही इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है कि मुझे आनंद हो गया। मैत्री बोध, ये परिवार बोध से भी बड़ा बोध है। परिवारों में मैं झगड़े होते हुए देखता हूँ, संपत्ति के बंटवारे पर, सत्ता की भागीदारी पर, लेकिन जहाँ मैत्री होती है सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, आनंद ही आनंद होता है। अद्भुत नाम है इस संस्था का, मैत्री बोध। और मैत्री भाव अगर हो तो वसुधैव कुटुंबकम तो अपने आप ही हो जाता है। मैत्री बोध दुनिया के सारे बोधों से बड़ा बोध है। मैत्री में कोई चाहत नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है। मैत्री सिर्फ मैत्री के लिए होती है और कुछ होता ही नहीं है उसमें। इसे ही मैं सदैव मोक्ष कहता हूँ। पता नहीं मृत्यु के बाद जन्म होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए अगर आनंद मिल जाए तो वो तो सदैव मोक्ष हुआ। और जिसमें मैत्री भाव है उसमें मोक्ष भाव अयत्न सिद्ध है, यत्न नहीं करना पड़ता है। अभी जैसे भाई ने शुरू में कहा कि मन में आध्यात्मिकता हो तो इतना परिवर्तन आ जाता है, जिससे दुश्मनी हो वो भी सामने है, जिन मुद्दों पर मतभेद है वो भी टिके हुए हैं। मन में स्वार्थ, क्रोध सब आच्छादित है, लेकिन जो ही मैत्री भाव का उदय हुआ सब गायब हो जाते हैं, आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ, इस संस्था का इतना सुंदर नाम रखा है, यथा नाम तथा गुण तथा कार्य। अद्भुत काम है सारे संसार को जोड़ना। मुझे दुनिया के लगभग 60-70 देशों में जाने का अवसर मिला है, वहाँ पढ़ने का अवसर मिला है, पढ़ाने का अवसर भी मिला है। उन देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों से निरंतर संपर्क मेरा रहा है, आज भी है। और मामूली से मामूली लोग भी, जिन्हें आप एकदम सड़क छाप लोग कहते हैं, उनसे भी मेरा मैत्री भाव अभी तक बना हुआ है। मैं सचमुच ही अनुभव करता हूँ कि सारी मनुष्य जाति एक है, कहीं कोई अंतर है नहीं। सारे अंतर कृत्रिम हैं, बनाए हुए हैं। मुझे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में भी बहुत साधारण आदमी के दर्शन होते हैं, और साधारण आदमी में भी विश्व के महानतम व्यक्ति के दर्शन होते हैं। एकदम एक जैसा लगता है। इस मैत्री भाव को कैसे फैलाना, मैं समझता हूँ भारत का यही लक्ष्य होना चाहिए। और भारत को अगर हम ऐसी शक्ति बना सकें कि जो सारे विश्व में मैत्री भाव फैला सके, तो इससे बड़ी उपलब्धि भारत की और विश्व की कोई हो नहीं सकती है। मुझे विश्वास है कि दादाश्री, जिनको पहली बार देख रहा हूँ, अभी तक तो कभी वार्तालाप भी नहीं हुआ, अगर ये अभी युवा हैं, अगर ये इस मिशन को उठा लेंगे और फैला देंगे सारी दुनिया में तो गजब हो जाएगा। लेकिन इस मिशन को सफल बनाने में
जिस भाव की ज़रूरत है, जिस बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत है, वो कई बार मुझे हमारे देश के नेताओं में और तथाकथित संतों में, पंडितों में, मुल्ला मौलवियों में, पादरियों में दिखाई नहीं पड़ती है। वे सब विभाजित मालूम पड़ते हैं। छोटे छोटे दायरों में मन को संकुचित किए हुए मालूम पड़ते हैं। जरा अपना दायरा फैलाएं तो देखेंगे कि मनुष्य मात्र एक जैसा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सारे मनुष्य एक जैसे हैं। लेकिन ये भाव पैदा करने के लिए अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और भारत एक ऐसा देश है, सारी दुनिया में मैंने सब तरह के देश देखे हैं, सब धर्मों, संप्रदायों, मज़हबों, विचारधाराओं वाले देश देखे हैं। भारत मुझे अकेला ऐसा देश मालूम पड़ता है जो दुनिया को नई राह दिखा सकता है, जो दुनिया को बता सकता है अपने आचरण से कि कैसे समरसता उत्पन्न की जाए, कैसे विविधता में एकता का निर्माण किया जाए। समस्याएं बहुत है भारत में, दंगे भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, विवाद भी होते हैं। लेकिन कल्पना करें, तुलना करें और देशों के साथ और क्षेत्रों के साथ, तो मालूम पड़ेगा कि भारत जैसी विविधता कहीं नहीं है। क्या किसी देश में आपने इतनी भाषाएं देखी हैं? दर्जनों भाषाएं देश में संविधान से मान्य हैं, प्रदेशों से मान्य है, प्रदेश सरकारों से मान्य हैं। और जहाँ हजारों बोलियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां जिस देश में हैं, जिस देश में दर्जनों धर्म हैं और एक एक धर्म में सैकड़ों पंथ हैं, छोटे छोटे भी जो धर्म माने जाते हैं अपने यहाँ, उनमें भी देखिए जैन लोग कितने हैं संख्या में, लेकिन जैनियों में भी श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, स्थानकवासी हैं, पता नहीं कितने कितने हैं। बौद्धों में भी महायान, हीनयान और भी कई पंथ हैं। वैष्णवों में भी, शैक्तों में भी, शाक्त भी। और अपने यहाँ तो कहा जाता है कि अंतः शाक्त बहिर्शैव सभा मध्य च वैष्णव, कि एक ही आदमी में 3 धर्म पाए जाते हैं, अंतः शाक्त बहिर्शैव सभा मध्य च वैष्णव। कहाँ हैं दुनिया में ऐसे लोग? एक घर में 4-4, 5-5 संप्रदायों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। आर्य समाजी परिवार में पूजा पाठ करने वाले भी हैं, चर्च में जाने वाले भी हैं और कुरान शरीफ पढ़ने वाले भी हैं और गुरु ग्रंथ साहब की अर्चना करने वाले भी हैं। सब साथ रहते हैं। अंडमान निकोबार जाके देखिए आप, मॉरिशस जाके देखिए आप, भारतीय लोग वहाँ पर 5-5, 6-6 धर्मों को मानने वाले, 8-8, 10-10 जातियों को मानने वाले एक ही परिवार में रहते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ जीवन बिताते हैं। ऐसा अद्भुत सहनशीलता वाला देश दुनिया में अगर कोई है तो भारत है। इस भारत के संदेश को सारी दुनिया तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस मामले में हमारी सरकारें बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कदम उठा सकती हैं। सबसे पहला काम है, मैं समय तो ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, समय की सीमा हो तो मैं रोकूं। संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, और भी शायद वक्ता हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए पहले वो कहता हूँ, फिर हमको जो करना चाहिए वो कहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा में मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले मैंने प्रस्तावित किया था। सारे भारत में घूम घूम के करोड़ों लोगों को रामदेव और मैंने संबोधित किया। लेकिन शिक्षा में आज भी
जो 150-200 साल पहले चली थी, कोई मौलिक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुनाई तो पड़ रहा है, कहा जा रहा है कि हम बदलेंगे, लेकिन बदला जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार कोशिश कर रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी कोशिश कर रहा है, बोलता है बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। भारत को कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे। अरे क्यों बनाएंगे, ये तो बना हुआ है पहले से। आप इतिहास उठा के देखिए, आज से 400 साल 500 साल पहले तक, मुग़लों के आने के पहले तक और मुग़लों के यहाँ रहने तक सारी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने भारत आया करते थे। चीन से, जापान से, यूनान से सारे लोग यहाँ आते थे। आप प्लेटो का रिपब्लिक उठा के देख लीजिए, एरिस्टोटल के स्टेट्समैन उठा के देख लीजिए, सारी पुस्तकों पर भारत का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। प्लेटो ने 3 वर्ण बनाए थे, हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था है। आप इमैनुअल कांट को उठा के देख लीजिए, जो परसेप्शन के बारे में, सेंसेशन के बारे में इमैनुअल कांट का थीसिस है, वो क्या है, भारत का ही विचार है। विलियम हीगल की फिलॉसफी उठा के देख लीजिए, भारत के विचारों से प्रभावित है। लेकिन भारत की शिक्षा अभी भी नकलची बने की शिक्षा है। पश्चिम की शिक्षा का मॉडल हमने ले लिया है, उसी को हम चला रहे हैं, उसको हमें बदलना चाहिए। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली ऐसी अद्भुत है कि उसमें हम सारी आधुनिकता को जोड़ें। मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मास्को के गसुदारस्तेनी यूनिवर्सितात में पढ़ा हूँ, मैं मास्को में और न्यूयॉर्क में दोनों जगह पढ़ा हूँ। मुझे विदेशी शिक्षा पद्धति से कोई सख्त एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ इस बात पे है कि भारत की जो महान परंपरा है उसको कौन चलाएगा। भारत सरकार को इस संबंध में कोई पहल करनी चाहिए। दूसरी बात मैं संक्षेप में कहूँगा, मैं जानता हूँ समय की कमी है। दूसरी बात, शिक्षा मन को बदलती है। भगवत गीता में कहा भी गया है कि मन ही कारण है, मनेव कारण बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। चित्त की शुद्धता हो। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पा देना, नौकरी मिला देना नहीं है। चरित्र को बदलना है, आचरण को बदलना है, मन को बदलना है, आत्मा की शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य, चिकित्सा। आज भी भारत में एलोपैथी का बोलबाला है। मैं एलोपैथी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आपको ये बता दूँ, मैं ऐसे कई सिपाहियों से मिला हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम महायुद्ध में भारत की तरफ से गए हुए थे। वो सिपाही आज से 50-60 साल 70 साल पहले मुझसे बोलते थे कि हमको बेहोश करने की टेक्निक पता नहीं थी। हमारे डॉक्टरों को, यूरोप के डॉक्टर पता नहीं थे, उनको पता नहीं था कि सोल्जर के शरीर में गोली घुस गई है तो उसको बेहोश कैसे किया जाए। 4 सोल्जर नीचे से पकड़ते थे, 4 सोल्जर ऊपर से पकड़ते थे और छुरे से गोली निकाली जाती थी। और भारत में आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले सुश्रुत देखिए, वाघभट्ट देखिए, पतंजलि देखिए, संज्ञाहीन करने की पद्धति हमारे पास थी। हमारा चिकित्सा शास्त्र इतना प्रगत था। एक नाड़ी पर हाथ रखकर वैद्य 8 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिस चीज़ को चेक कर सकते हैं उसको सिर्फ नाड़ी पे हाथ रख के बता सकता था। आज भी बता सकते हैं, कुछ वैद्य हैं ऐसे। कोई विकास नहीं हुआ। 700-800 साल से कोई रिसर्च नहीं हुआ है। बिना अनुसंधान के कोई अध्ययन आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि एलोपैथी का हम पूरा लाभ उठाएं, लेकिन भारत की आयुर्वेद व्यवस्था, भारत के योगासन, शरीर बल शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का सबसे बड़ा साधन क्या है? शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो सब कुछ नष्ट है। तो देश में शरीर को बलवान बनाने की बात, शिक्षा के जरिए मन को बलवान बनाने की बात, ये दोनों बात होनी चाहिए। भारत इन मुद्दों को उठाए, भारत सरकार उठाए। भारत सरकार न उठा पाए क्योंकि भारत सरकार की नेताओं की मजबूरी होती है। वोट और नोट, ये 2 सबसे बड़े झांझ हैं जो हर नेता को पीटने पड़ते हैं। वोट के लिए नोट इकट्ठे करो, नोट के लिए वोट इकट्ठा करो, मजबूरी है उनकी। आप और मैं भी अगर नेता होते तो यही करना पड़ता हमको। लेकिन जनता चाहे, और जैसा कि दादाश्री हैं, आपका प्रभाव हो, आपके प्रयत्न से शिक्षा और चिकित्सा में क्रांति हो, तो भारत विश्व गुरु बन सकता है।
दो तीन चीज़ें और कह के 1-2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। 2-3 मिनट लूँगा बस। मैं क्या चाहता हूँ, भारत ने परमाणु बम फोड़ा। पिछले 50 साल से मैं और मेरे साथ के कई लोग, ख़ास तौर से आजकल के जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनके पिता के सुब्रमण्यम जी और मैं 50-60 साल से लगातार लिखते रहे, बोलते रहे कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बोलते रहे कि विश्व निरस्त्रीकरण का शंखनाद अगर कोई करेगा तो भारत ही करेगा। कैसे करेगा भारत? सिर्फ इससे नहीं होगा कि हम आगे होकर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो चीन भी कह रहा है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अटल जी ने जब पहली बार बम विस्फोट किया, उसके पहले इंदिरा गांधी ने भूमिगत विस्फोट किया, तब भी मैंने कहा था कि हमें निरस्त्रीकरण का, वर्ल्ड डिसआर्मामेंट का झंडा ऊंचा उठाना चाहिए कि भारत दुनिया को संदेश दे कि सारे परमाणु अस्त्र समाप्त करो। सारे परमाणु अस्त्र समाप्त करें तो उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, हमने बनाया बम, 8 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने घोषणा कर दी। शहबाज शरीफ को मैंने फ़ोन किया, उस दिन शहबाज शरीफ लाहौर आए हुए थे घर, जिस दिन हमारा बम यहाँ विस्फोट हुआ। मैंने कहा कि आप बम न बनाएं, आप अटल जी से कहें कि हम निरस्त्रीकरण मिल के करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने थोड़े दिन बाद ही बम विस्फोट कर दिया। आज दुनिया के कम से कम 5-6 देश कहते हैं कि हमारे पास बम है, लेकिन 15 से ज़्यादा देशों के पास बम है। यूक्रेन भी कह रहा है कि तुम हमें धमकी मत दो, हम तुमसे निपट लेंगे, और पुतिन भी बार बार धमकी देते हैं। मेरा कहना यह है कि भारत को विश्व निरस्त्रीकरण की आवाज़ भी उठानी चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं जो भारत उठा सकता है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे नेता लोग इन मुद्दों को बहुत तरकीब से उठा सके, बहुत शक्तिशाली ढंग से उठा सके। उसके लिए जैसे आज ये मैत्री संगठन है, ऐसे संगठनों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इनको हमें मजबूत बनाना चाहिए ताकि यह आवाज़ उठाएं और इनकी आवाज़ भारत की सरकार भी सुने और दुनिया की और सरकारें भी सुनें। और यही काम मैं समझता हूँ कि आपका ये मैत्री संगठन करे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, सक्सेना जी का ख़ास तौर से, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सब विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, विश्वव्यापी बनाएं, मेरी यही कामना है। बहुत धन्यवाद।